ठीक है जी, तो अब ना आज की क्लास में ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की मिसलेनियस। लास्ट क्लास तक हम लोग मिसलेनियस, उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चंस वगैरह कर चुके थे। अब आज की क्लास में जो करेंगे वो है इस चैप्टर की सबसे आखिरी एक्सरसाइज, विच इज मिसलेनियस। चलो देखते हैं ज़रा। टोटल 19 क्वेश्चन है मिसलेनियस में, और कई सारे सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो आसान है, इजी है, लगता है आप लोगों से हो जाएंगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा, और जो आप लोगों से नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा आप लोगों से। चलिए अब ज़रा बात को सुनो, बस ध्यान दो इधर की तरफ, सुनो। सबसे पहला सवाल, बस भाई बातें नहीं। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन द XY प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। याद है लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था मैंने, तो इसे मैं रहने देता हूँ। अगला सवाल है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। निकाल लोगे स्केलर कंपोनेंट। पहले PQ वेक्टर निकालना है, उसके बाद क्या बताना, उसका स्केलर कंपोनेंट, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। ये भी बहुत आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिससे मैं आपको कराने जा रहा हूँ। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ना बिल्कुल ही यूनिक सवाल है। यूनिक मतलब ऐसा सवाल आपने अभी तक नहीं किया एक भी, और आगे करोगे भी नहीं, क्योंकि बुक में ये एक ही सवाल है बस। अब वो क्या है, कैसे है, ध्यान से सुनना। चलो पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक तरह से यूँ समझ लो ना, ये इसकी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी गई है। ए गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ से ना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अच्छा, इतनी ही लाइन को पढ़ के समझ में आ गया कि सवाल में डायरेक्शन के बारे में जिक्र किया गया है, वेस्ट। तो एक काम करते हैं, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। एक गर्ल 4 किलोमीटर चलती है वेस्ट की तरफ। देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ वो भी 30 डिग्री मुड़ जाती है, एंड स्टॉप्स, और रुक जाती है 3 किलोमीटर चलने के बाद। डिटर्मिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जहां से वो चलना शुरू हुई वहां से और जहां तक वो पहुंची, आप लोगों को उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना। चलो एक काम करते हैं, पहले ना डायग्राम को ड्रॉ करते हैं इसका। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं ना डायरेक्शंस बनाने जा रहा हूँ, और तसल्ली से देखना भाई। मान लीजिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब ना हम इसको नॉर्थ और साउथ की टर्म्स में बात करने वाले। तो मान लीजिए ये आपके सामने इस तरह से दो लाइंस बना दी, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके की मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से डायरेक्शंस को लिख देता हूँ। इस जगह पर सबको पता होगा दिस इज नॉर्थ, और यहाँ पर क्या होता है साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। कई बच्चों को ये पता नहीं होती, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, NEWS, दिस इज न्यूज़। और मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस लाइन को ना थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए, यहाँ पे। हाँ अब सही है, और इसे भी ऊपर ही कर देता हूँ, फिर इसको भी ऊपर ले जाते हैं भाई। अब सही है, ये यहाँ पे लिख देते। तो ये आपके सामने डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये सब कुछ क्लियर है। अब सवाल फिर से पढ़ रहा हूँ, और जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे चलते हैं। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब एक लड़की ना, मान लेते हैं ओरिजिन से यहाँ से चली, और वो भी 4 किलोमीटर कहाँ पर, वेस्ट की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ से 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक आई, और इसका कलर भी कर देते हैं चेंज। तो सपोज कर लीजिए ये रहा, दिख रहा है भाई सभी लोगों को। तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद लिखा है देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। अब की बार वो 3 किलोमीटर चली। अब सुनते रहना ध्यान से। यहाँ से मैंने ना एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस इसलिए ताकि मैं डायग्राम अच्छे से बना पाऊँ। और ना यहाँ से वो कितना चली, 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट की तरफ ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से। अच्छा, अगर ये लड़की यहाँ तक आई, इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गई, नॉर्थ की तरफ शक्ल देखनी, ये इसने अपने फेस को नॉर्थ की तरफ कर दिया। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने एंगल मुड़ गई, 30 डिग्री। तो इसका मतलब उसके बाद वो 3 किलोमीटर चली। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी आप लोगों के सामने, और इसका भी कलर कर देते हैं चेंज। सपोज कर लीजिए इसका कलर ये वाला ले लिया मैंने। ठीक है भाई, सबको क्लियर एकदम। और यहाँ से नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना मुड़ी, 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हो गया, दिस एंगल इज 30 डिग्री।
और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 3 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, दैट इज 3 किलोमीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? अब वो गर्ल ना यहाँ पर पहुँच गई, आपको ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, और जो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, मैंने उस डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दे दिया, डी वेक्टर, मुझे डी निकालना है। ठीक है यहाँ तक की बात? अब देखो यार, आपको ये डी वेक्टर निकालना तो बड़ा सिंपल है। आप अगर ये वाला पॉइंट ढूंढ लो कि ये पॉइंट कितना है, तो आपको इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पता है, यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर निकाल दो, बस आपको मिल गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो चलो अब इस पॉइंट को ढूंढते हैं। इस पॉइंट को ढूंढने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखते हैं ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे। एकदम देसी स्टाइल में निकालेंगे भाई, कुछ भी तामझाम नहीं करना, सिंपल सा तरीका। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। एक काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x। अगर ये पूरा 4 है और ये x है, तो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस 4 माइनस एक्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाला, इसे क्या मान लेते हैं, y। अब ना ये आप एक काम करो, इस पॉइंट का नाम P है, एक काम करते हैं इसका नाम A रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं, और अब एक ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दिस इज इन राइट ट्राइंगल, कौन सा वाला, दैट इज ABP। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABP। एक बार इस ट्राइंगल में से कॉस निकालते हैं। अच्छा, अगर ये एंगल 30 और ये पूरा 90, तो ये वाला 60, तो इसमें से मैंने सोचा cos 60 निकालते हैं। तो अगर मैं इसमें से cos 60 निकालूंगा, तो cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, 4 माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया बेस इज 4 माइनस एक्स। और हाइपोटेन्यूज कितना है, 3, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 3, और आप इस cos 60 को लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू में आ जाएगा 4 माइनस एक्स, अपॉन में आ जाएगा 3। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 2x, 2x इधर ले आइए, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। ये लो जी, मुझे x पता चल गया विच इज 5/2। x का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पता लग गया 5/2। ओके, अब इसी तरीके से मैं y भी निकालने जा रहा हूँ। इसी ट्राइंगल में से आप क्या निकाल दीजिए, साइन। तो साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से परपेंडिकुलर y, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 3। अब आप साइन 60 को लिखेंगे तो वो हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू में y अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y, यानी कि अब आपको y भी पता चल गया विच इज 3√3 अपॉन में 2। अब आप x भी जानते हैं और आपको y भी पता है। अगर आपको x और y दोनों ही पता चल गए, तो ये पॉइंट P था ना, मैं इसे हटा के यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, ये रहा पॉइंट P, और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूँ। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 5/2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज 5/2, लेकिन माइनस का, क्योंकि ओरिजिन के इस तरफ है, और ये वाला y जो है ऊपर की तरफ है, इसलिए प्लस का। आप इसे लिखेंगे कॉमा में, दिस इज 3√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज 2। अब आपको O से P तक का वेक्टर निकालना है, वही है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं यहाँ पर साइड में इस तरफ निकाल देता हूँ। इट मीन्स कि एक काम करते हैं, इस पूरे को पहले इधर खिसका देता हूँ, फिर निकालता हूँ इसको, तो ये अरे ये पूरा ही चला जाएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं ये वाला वेक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ इस जगह पर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D एज इट इज OP कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस 5/2 माइनस 0 करेंगे तो 5/2, और साथ में क्या लगेगा, i कैप, और उसके बाद 3√3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, एंड दिस इज 3√3/2 एंड दिस इज j कैप। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये रहा आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कर लोगे सभी लोग ना, इसे आप लिख लीजिए।
हाँ भाई, ये समझ में आ गया ना ये सवाल? अब तो दिक्कत आ रही है अभी भी? अब ठीक है? ये कुछ छोटा ही डायग्राम बन गया, आपसे बड़ा बनाऊंगा। अब क्या ही बनाऊंगा, अब एक ही था बन गया बस, अब बाकी सारे ऐसे ही। लिख लो आप लोग जल्दी से। हो गया भाई सबका कंप्लीट यहाँ तक? चलिए अब हम आगे के सवालों पर चलते हैं। नेक्स्ट करें अगला सवाल स्टार्ट। देखो अब ज़रा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हमें कुछ प्रूफ करने के लिए कहा गया है। अब वो जो चीज़ दी गई है वो है क्या, और आप इसे कैसे आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सब लोग ध्यान देना ज़रा। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आपको कहा गया ए वेक्टर जो है वो बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, देन इज इट ट्रू दैट, तो क्या ये सही है कि ए का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी? क्वेश्चन मार्क। कह रहे क्या ये सही है? जस्टिफाई और आंसर। देखो अगर खाली इतना लिखा ना क्या ये सही है, तो पता है इसका आंसर क्या होता? हाँ या फिर ना, बस। तो आप लोगों को जस्टिफाई भी करना है, इसको साबित भी करके दिखाना है। अगर आप कह रहे हो हाँ ऐसा है तो साबित कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो भी साबित कीजिए। कई बार कई लोग ना दो एग्जाम्पल लेके कर देते हैं प्रूफ इसको, कि पहला एक ए मान लिया, सॉरी कोई एक बी मान लिया, कोई एक सी मान लिया, वेक्टर जोड़ करके क्या निकाल दिया ए, और उसमें रख के दिखा देते कि नहीं ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है वो भी, बट जो आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ उससे आप ना हर एक केस को आराम से समझ पाएंगे। सुनना ध्यान से। एक काम करते हैं, मुझे ये दिया गया है और मुझे ये चेक करना है क्या ये इसके बराबर होता है या फिर नहीं होता। अच्छा यहाँ पर आपको ए का क्या दिख रहा है? मैग्नीट्यूड। मैंने सोचा चलो यार इससे ना मैग्नीट्यूड ही निकालते, और सबको याद होगा अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मॉड लगा दीजिए इस तरीके से, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और बिना स्क्वायर के तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, याद है आप तो। और आप इस ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन आप इसे तो दो बार तोड़ करके लिख सकते हो ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और फिर डॉट में दोबारा से लिख दीजिए बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। अब आप इसे लिखेंगे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट बी एज इट इज, फिर प्लस में बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, फिर सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखेंगे सी डॉट बी, और फिर सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं सी डॉट सी। तो मैंने इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, बी डॉट बी को आप जानते लिखते हैं बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये जो सी डॉट बी और बी डॉट सी है इसे लिख दीजिए 2b डॉट सी, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज। अगले स्टेप के अंदर मैंने इसे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू में प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये जो 2b डॉट सी है ना इसे आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी।
और यहां पर डाल देते हैं प्लस का सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज। चलो भाई अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपको एक डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा जिससे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ पाओगे और मैथमेटिकली भी साबित करूंगा कि सच में क्या ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड के। उस चीज़ को देखते हैं। इसके लिए मैंने एक काम किया, देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ़, अगर मान लीजिए मैं थीटा को 0 डिग्री ले लेता हूँ, क्यों लूँ अभी बता दूंगा आपको। तब ऐसी सिचुएशन में मैंने एक चीज़ पाई कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में कॉस, और थीटा कितना है 0, और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर एज इट इज। इसके भी नेक्स्ट स्टेप पर जब आप आते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। और जब आप इसे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा साफ साफ कि सर ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैग्नीट्यूड में तो फॉर्मूला लग सकता है। तो जब ये ऐसा हुआ तो हमने एक काम किया इसके अंदर, यहाँ से इस तरह से ए को तो ए ही रहने दिया, तो मैंने लिख दिया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और इसे लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड, और इसके ऊपर क्या डाल दिया स्क्वायर, और दोनों साइड के स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दिया। और ऐसा करने से जो मुझे रिजल्ट मिला वो मिला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर में मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस में आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और इन्होंने जो कहा था प्रूफ करने के लिए मैंने वो प्रूफ कर दिया कि हाँ सच में ये इसके बराबर होगा। यही तो बोलता सवाल में कि प्रूफ कीजिए, सॉरी कि चेक कीजिए कि अगर ये इसके बराबर है तो क्या ये भी इसके बराबर होगा। हाँ है, लेकिन तब जब थीटा कितना है 0। इसका मतलब ऐसा हो तो सकता है लेकिन सिर्फ तब जब थीटा 0 हो। लेकिन सवाल ये आता है सर अगर थीटा 0 ना हो तो, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 नहीं होता तो क्या आप इसे ऐसे लिख पाते, क्या आप इसे होल स्क्वायर बना पाते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर थीटा 0 नहीं होगा तब ए का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा लेकिन एक कंडीशन में व्हेन द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 0, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, सब लोग आराम से ध्यान देना इधर। मान लीजिए आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक वेक्टर है जो मैंने कुछ इस तरह से आपके सामने बना दिया। ये रहा एक वेक्टर और मैंने इस वेक्टर का नाम क्या रख दिया, दैट इज बी। एक दूसरा वेक्टर और ले लेते हैं, ये रहा एक दूसरा वेक्टर। सपोज कर लीजिए दिस वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज सी वेक्टर, तो ये दूसरा वेक्टर आपके सामने यहां पर बना दिया, दिस इज सी वेक्टर। और ये रहा एक तीसरा वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इसे मैंने इस तरीके से यहां पर लगा दिया। और ये वाला वेक्टर जो है, एक मिनट, ये जो वेक्टर बना, ये जो वेक्टर बना ये आप लोगों के लिए कौन सा बन गया, दिस इज योर ए वेक्टर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज द वेक्टर ए। अच्छा, क्या सच में ए की लंबाई, मैग्नीट्यूड का मतलब लंबाई, वो सच में बी की लंबाई प्लस सी की लंबाई के बराबर है? नहीं है। आप इसे जब देखेंगे ना और नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज़ और क्लियर वे में बता दूं कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सर ये वाला जो एंगल है ना, यही एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर। लेकिन एक बात बताना, अगर मैं थीटा को 0 कर दूं तो पता है ये जो सी वेक्टर ऐसे है वो सी वेक्टर ऐसे नहीं रहेगा। अब कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। और अगर आपने सी वेक्टर को सीधा कर दिया तो अब जो ए वेक्टर यहाँ से यहाँ तक था, अब वो ए वेक्टर यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। और तब आप बोल पाओगे सर हाँ ए की लंबाई जो है वो बराबर होगी बी की लंबाई प्लस सी की लंबाई। मतलब अगर थीटा 0 होगा तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। समझ गए ना सब लोग? अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा कि मास्टर ने गड़बड़ कर दी, ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया इसने? याद रखना वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल लेना होता है, ना कि ये वाला एंगल। समझ गया ना, डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आप अब इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये डायग्राम भी बना लीजिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, 4th क्वेश्चन था, लिख लीजिए इसको आप।
लिख लिया आप सभी लोगों ने इसको? ठीक है भाई, अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ज़रा कर लिए कंप्लीट सबने? चले आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 कर लोगे आप लोग ना। x की वैल्यू निकालनी है, अगर ये क्या है एक यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू में क्या रखोगे 1, ये आप करोगे। 6th मैंने होमवर्क में दिया था, 7th भी होमवर्क में है, 8th भी होमवर्क, 9th भी होमवर्क था, 10th भी था, बट अब एक बार आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस। एक पैरेललोग्राम की एक साइड ये रही एंड और दूसरी साइड ये रही। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। अच्छा एक बात याद कीजिए, आप लोगों को याद होगा अगर ये पैरेललोग्राम है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इसका डायगोनल जो होता था वो क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपको ना यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो बस इन दोनों को जोड़ दो, इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी होगा। इसे जोड़ने के बाद क्या आएगा सी, उसी का क्या चाहिए आपको यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसी के तो डायरेक्शन में होगा, तो ये आप खुद करेंगे। अच्छा आगे फिर लिखा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और ये बिल्कुल सही, ए क्रॉस बी, और इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो ये बड़ा सिंपल आसान सवाल है, इनको करके मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता कि सर कैसी बात कर रही है, ये सब भी कराओगे आप हमें, नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा सवाल अगले चैप्टर में भी मिलेगा एंगल से रिलेटेड, आप जरा गौर से देखना। और ये सवाल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा आसान भी है, ईजी भी है। अब सुनिए ध्यान से। अच्छा ये असर्शन रीजनिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन। ओके, सवाल का सॉल्यूशन ध्यान से देखना, जितना बोला है उतना करो, रिजल्ट आ जाएगा। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, ये शो कीजिए कि एक वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन है इक्वली इंक्लाइंड टू द OX, OY एंड OZ एक्सिस, वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब तीनों एक्सिस के साथ एंगल बिल्कुल बराबर बन रहे आर दिस, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। चलो देखते हैं जरा, तीनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने पहले तीनों एक्सिस ड्रॉ ही कर देता हूं। मान लीजिए आप लोगों के पास ये रही पहली एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये एक एक्सिस बना दी, दिस इज योर वाई एक्सिस, और एक एक्सिस और बना देते हैं, दिस इज योर जेड एक्सिस। इसके ऊपर नेमिंग कर दी, दिस इज योर एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। और कहा गया कि कोई एक वेक्टर है जो तीनों के साथ इक्वल एंगल पर झुका हुआ है, तो मान लीजिए इसके साथ जो एंगल है वो अल्फा, y के साथ जो एंगल है वो कौन सा है, दैट इज बीटा, और z के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज गामा, और ये है आपका ओरिजिन OX, OY, OZ, तीन एक्सिस और तीन एंगल्स। और इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब है कि सवाल में ऐसा दिया गया है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अच्छा अगर मैं सब में कॉस लगा दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कॉस अल्फा बराबर होगा कॉस बीटा के और बराबर होगा कॉस गामा के। किसी को याद है कॉस अल्फा क्या होता था, क्या, L, बिल्कुल सही, L, और ये वाला M, और ये वाला N, ये तीनों क्या है डायरेक्शन कोसाइन। इसके अलावा तो आप लोग जानते ही हो सब लोग कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है 1, और अगर ये 1 के बराबर है तो आप यहां से L स्क्वायर M L N सब बराबर है, तो आप दूसरे वाले M को भी क्या लिखोगे L स्क्वायर, इसे भी क्या लिखेंगे L स्क्वायर, और इक्वल टू में 1, इट मीन्स आप लिख सकते हैं 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स L स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/3, और L की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 प्लस का भी और माइनस का भी। अब क्योंकि तीनों L M N सभी बराबर हैं, इट मीन्स कि आप यहां चाहें तो बोल सकते हैं कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो इट मीन्स कि आपसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन, तो आप लिख दीजिए DCS, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है 1/√3L, दूसरा वाला भी 1/√3, तीसरा वाला भी 1/√3, लेकिन तीनों के तीनों प्लस और माइनस, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही प्लस माइनस लगा दिया, और ये रहा आपका आंसर। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, लिखिए इसको, फिर अगले पर आते हैं।
हो गया यहाँ तक? लिख लिया सभी ने ना? अगले सवाल पर आते हैं अब ज़रा, नेक्स्ट। अच्छा भाई अब सुनिए ध्यान से, ये बीच के सभी क्वेश्चंस ना इजी थे, हम एक्सरसाइज करते वक्त ना इन सब क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। बीच में मैंने बताया था कि किसकी तरह करना है, आपको ये खुद ही करना था। अब भाई आते हैं आपके पास 12, 13, 14, ये 3 बड़े सवाल, और उसके बाद फिर से आ जाते हैं छोटे छोटे सवाल। तो अब हम ना इन तीनों को थोड़ा वक्त देने वाले हैं, और इनमें ना अब जो आप सवाल देखने जा रहे हैं तीनों ही अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, ज़रा अच्छे से समझना, एक अच्छा सवाल है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। लेट, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर दिया गया है, और ये वेक्टर है आपके पास i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, एंड और जो दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर कौन सा है, b, दिस इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, एंड और एक तीसरा वेक्टर है वो आपके पास है c, विच इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, अभी तक कुछ नहीं पता, खाली ABC दे रखा है। फाइंड अ वेक्टर d, इनका कहना है कि आप एक वेक्टर ढूंढिए d, तो d क्वेश्चन मार्क ये हमें ढूंढना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, ताकि ये जो वेक्टर हो वो ऐसा वेक्टर हो जो a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, और यही वेक्टर b वेक्टर के भी कैसा हो, परपेंडिकुलर। एंड c डॉट d इज इक्वल टू 15, और c वेक्टर और d वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 15। आपको ऐसा एक वेक्टर ढूंढना है जिसका नाम क्या है, d। चलिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से सब लोग। अब मुझे ना ये d वेक्टर ढूंढना है, तो मैंने एक काम किया, लेट कर लिया, ये जो d वेक्टर है ना, इससे मैंने ऐसे लिख दिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, मैंने मान लिया यही d वेक्टर है। अब आपको d वेक्टर ढूंढने के लिए 3 चीजें ढूंढनी है, एक x, एक y और एक z। अब देखते हैं जो जो दिया है उसके हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। एक बात बताइए, d a के परपेंडिकुलर है, आपको पता है d वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a, और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0। तो मुझे d वेक्टर मैंने क्या माना है, x i कैप प्लस में y j कैप और प्लस में z k कैप, डॉट प्रोडक्ट अब आता है a आपके पास ये रहा, आप इसे लिखेंगे i कैप, प्लस में लिखेंगे 4j कैप और प्लस में लिखेंगे 2k कैप, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। मल्टीप्लाई कीजिए i वाले को i से, तो यहाँ पर आ जाएगा x, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4y, z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2z, और इक्वल टू में 0। आप इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम कहानी दोबारा रिपीट करेंगे अब की बार, इस बार हम ये काम करने जा रहे हैं किसके लिए, b वेक्टर के लिए। नाउ अब यहाँ लिख देते हैं एंड। इसके अलावा हमें ये भी दिया गया है कि d वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की भी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, 0, तो d डॉट b इज इक्वल टू 0। तो d वेक्टर आपके पास कितना है, दिस इज x i कैप, प्लस में आ जाएगा y j कैप, प्लस में आ जाएगा z k कैप, और डॉट में अब आता है b वेक्टर। तो b वेक्टर आपके पास ये रहा 3i 2j 7k, तो आप इसे लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 7k कैप, और इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई कीजिए, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, y को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2y, z को 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 7z, और इक्वल टू में 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 2 इक्वेशंस तो तैयार हो गई। अब आती है तीसरी एक और इक्वेशन, और ये है थर्ड वाली। अब थर्ड में इन्होंने ये कहा है c डॉट डी इज इनकी डॉट प्रोडक्ट 15 है, तो c डॉट डी इज इक्वल टू में 15। तो आप c लिखिए, c आपके पास ये रहा, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट में d वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इक्वल टू में आ जाएगा 15। अब आप 2i को मल्टीप्लाई कीजिए xi से, तो दिस इज 2x, j को इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस y, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, नॉट 2, दिस इज z। बताओ, मेरी खुद की राइटिंग में नहीं पहचान रहा है। 4 को z से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 4z, और इक्वल टू में क्या हो गया 15, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब हमें तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, हमें मिलेगा x बराबर पता नहीं क्या, y बराबर भी नहीं पता, और z बराबर भी नहीं पता, और ये तीनों जो नहीं पता है ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ठीक है, कर लोगे ना खुद ही। तो ये तीनों एक्स वाई जेड खुद निकालना और इसमें रखना, और जैसे ही एक्स वाई जेड मिल जाएगा इसके अंदर जैसे ही पुट करोगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू। इसे लिख लीजिए,
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12th। लिख लिया यहाँ तक सबने? हाँ। चलो अब आगे की बात सुनना ध्यान से। बेटा घर जाके सॉल्व करना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि मैंने होमवर्क लिख दिया तुम भी लिख दो, ले ले होमवर्क हो गया चल चल जा कर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अब इसका एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो इसको थोड़ा देसी स्टाइल में छोटा और आसान बना देगा। अब सवाल ये आता है सर जब दूसरा ही तरीका बताना था तो वही बता देते, क्यों फालतू में इतना सारे लिखवाया? आपको ये भी जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक सवाल ऐसा आ जाएगा जहाँ पे यही काम आएगा, फिर वो काम नहीं आएगा जो मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप ज़रा बात को ध्यान से सुनना। और अब इसका एक दूसरा मैथड है जिसे आप अच्छे से समझना। अच्छा, वो दूसरा मैथड आपको इस सवाल को छोटे कम टाइम में करके दे देगा, लेकिन वही है कि आप जितना ज़्यादा छोटा चाहते हो उतना ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा। आपने जो सीखा वो सारी नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मेरी बात को ना भाई ध्यान से सुनना। यहाँ से ना मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले जो जो वेक्टर्स दिए गए हैं ए वेक्टर वो मैं लिख देता हूँ आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। और घबराओ मत, इस बार होमवर्क नहीं दूंगा, पूरा करके डी निकालूंगा पूरा फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। और तीसरा जो वेक्टर है दैट इज सी वेक्टर, यहाँ पर आ गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। और आपको एक वेक्टर ढूंढना है दैट इज डी। अच्छा देखिए, पिछले वाले में ना मैंने डी को एक्स वाई जेड माना। जब एक्स वाई जेड माना ना तभी कई लोगों को पता लग गया होगा कि ये 3 वेरिएबल ढूंढ रहे हैं, एक्स भी वाई भी जेड भी। ऑब्वियस सी बात है, कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी? 3। इस बार ऐसा नहीं होगा, अब डी ही निकालेंगे, डायरेक्टली डी ही आ जाएगा। इस बार 3 वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखना एक ही से काम हो जाएगा, कैसे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बात पे ध्यान देना पड़ेगा। सुनो भाई, अच्छे से समझना। सवाल में ये कहा गया कि आपका जो ये वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, और यही वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, और इस वेक्टर सी की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी है, दैट इज 15। अब जरा सेंस को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा वेक्टर बना रहा हूँ। मान लीजिए ये रहा आपके पास आपका पहला वेक्टर, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, तो मैंने इसको ऐसा बना दिया, दिस इज ए वेक्टर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज ए वेक्टर। और जो दूसरा वेक्टर है वो ये रहा मान लीजिए, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया दैट इज बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं वो एंगल कितना है, थीटा, हालांकि एंगल की जरूरत नहीं है। अब सुनो, अच्छा इन्होंने बोला D इज परपेंडिकुलर टू A एंड D इज परपेंडिकुलर टू B। मान लेते हैं ये जो मार्कर है ना, यही वो D वेक्टर, तो वो D वेक्टर ना ऐसा होना चाहिए इस तरीके का, ताकि वो A के भी कैसा हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर, और यही वाला वेक्टर B के भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो मार्कर है जो मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ, यही मार्कर परपेंडिकुलर है A वेक्टर के भी, और यही मार्कर परपेंडिकुलर है B के। तो जरूरी थोड़े ना D यहाँ पे होगा, यहाँ पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन हाँ ये A और B दोनों के ही कैसा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब एक काम करते हैं, मैं ना इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालें। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा और बोलूंगा इसकी डायरेक्शन बताना A क्रॉस B की, तो आप अपने हाथ को A की डायरेक्शन में रखोगे और कहाँ ले जाओगे उंगलियों को, B की तरफ। अंगूठा कहाँ पॉइंट करेगा, बाहर। आप बोलोगे सर ये वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर और कहाँ पर है, बाहर की तरफ। इसका मतलब ये वेक्टर भी इनके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, ये डी वेक्टर भी परपेंडिकुलर और बाहर की ओर। इसका मतलब जो दोनों ही ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इट मींस आप सीधा यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये पता लगा कि ये जो डी वेक्टर है ये पैरेलल होगा किस वेक्टर के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ब्रैकेट क्लोज। पहले आप इतना देख लो, बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर सभी लोगों के लिए। अब जैसे ही इसके पैरेलल हो गया, मैं ये डायग्राम तो हटा देता हूँ यहाँ से, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो अब आपका काम देखिए कितना ज़्यादा इजी हो गया कि क्योंकि आप जानते दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल वेक्टर में किसका फर्क दिखता है, लैम्डा का, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले ये बताओ सही है ना एकदम, भाई पैरेलल वेक्टर में लैम्डा ही लिखते हैं, बस अब खाली लैम्डा पता चल जाए तो ए और बी तो पता है, क्या मिल जाएगा आपको, डी। अब पहले हम डी निकाल देते हैं, डी की जगह डी वेक्टर एज इट इज, लैम्डा ये रहा। ए क्रॉस बी निकालना आता तो है, आई कैप जे कैप एंड दिस इज के कैप। उसके बाद पहले ए वेक्टर है 1 4 2, तो आप इसे लिखेंगे 1, फिर ये 4 और यहाँ पर 2। बी वेक्टर में 3 - 2 7, तो आप इसे लिखेंगे 3, उसके बाद -2 और उसके बाद 7। और अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं और डी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डी वेक्टर की जगह डी वेक्टर एज इट इज, लैम्डा ये रहा, इससे और इससे कैंसिल कर दीजिए, पहले लिखेंगे आई कैप, ये और ये हटा दीजिए, 7 × 4 कितना हो गया 28, -2 2 -4 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस में जे कैप। अब ये और ये कैंसिल, 7 × 1 इज 7 और 2 × 3 इज 6, तो ये हो गया 7 - 6, फिर प्लस में क्या आ जाएगा के कैप। अब ये और ये कैंसिल, 2 × 1 इज -2 और 4 × 3 इज 12, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज। तो अब मैं डी वेक्टर को डी वेक्टर रहने देता हूँ। एक काम करते हैं, 28 + 4 कितना हो गया 32, और लैम्डा भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 32 लैम्डा एंड दिस इज आई कैप। 7 - 6 1, और ये लैम्डा भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस लैम्डा एंड दिस इज जे कैप, और 2 और 12 दिस इज 14 एंड दिस इज लैम्डा एंड दिस इज के कैप। एक तरह से कहा जाए तो आप लोगों को डी वेक्टर मिल तो गया, बस एक ही चीज की कमी है, किसकी, कोई बताएगा लैम्डा कैसे निकालें, क्या कंडीशन रहेगी जो मैंने यूज नहीं करी, C डॉट D इज इक्वल टू 15, बस यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा। तो मैं अब इसके अंदर यही चीज़ यूज़ कर लेता हूँ, C डॉट D इज इक्वल टू 15। देखते हैं ज़रा, नहीं लैम्डा 5 तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं। तो C डॉट D हमें क्या दे रखा है 15, और इसकी वैल्यू हमारे पास 15 है, तो C आपके पास ये रहा, तो C को लिखेंगे दिस इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, और डॉट में D आपके सामने ये रहा, आप इसे लिखेंगे 32 लैम्डा एंड दिस इज आई कैप, फिर आ जाएगा माइनस लैम्डा एंड दिस इज जे कैप, और ये जो है थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम ये इधर साइड में खिसका देते हैं, इधर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14 लैम्डा एंड दिस इज के कैप, और इक्वल टू में आ जाएगा 15 एज इट इज। चलिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 लैम्डा, माइनस और माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 लैम्डा, ठीक है ना, और 4 और 14 कितना हो जाएगा 56
लैम्डा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 15 एज इट इज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 64 प्लस 1 65 होगा। तो इसको आप 65 में से 56 माइनस करेंगे तो 9 लैम्डा, और 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा इज इक्वल टू में कितना होगा 15/9, और कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3। तो माफ कीजिए लैम्डा 5/3 आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई कैलकुलेशन आपने गड़बड़ करी हो। अब लैम्डा मिल गया तो बस अब आप डी को इसमें रख दीजिए। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका जो डी वेक्टर है, दिस वेक्टर, यही तो था आंसर। आप लैम्डा रखिए, लैम्डा कितना है 5/3। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को तो वो आ जाएगा 160 आई कैप। फिर यहाँ लैम्डा रखेंगे तो माइनस का 5/3 एंड दिस इज जे कैप, और यहाँ लैम्डा रखेंगे तो माइनस का 42 एंड दिस इज के कैप, और सबके नीचे 3 आना चाहिए, वो वाला 3 मैंने निकाल दिया बाहर। किसी को शक है तो चेक कर लो, यही आंसर होगा भाई। ठीक है, शक है, अब उसको यकीन में बदल लो आंसर देख करके। हाँ ये जो क्या है पे, अच्छा हाँ ये 14 5 70 ना, हाँ सॉरी ये 42 नहीं है, ये 70 आएगा यहाँ पे। नहीं वो मैं बता देता हूँ आपको, ये ना माइनस का ही 70 आएगा। एनसीईआरटी में ना ये मिस प्रिंटिंग है भाई। हाँ ये माइनस का ही 70 आएगा, प्लस 70 नहीं आएगा। कन्वर्ट योर शक इनटू यकीन, नहीं इनटू यकीन। चलो भाई चलो, क्या हो गया भाई, किस बात पे है? अरे यार ये तो गलत बात है। तो क्या, एक बात बताओ, छोड़ के चला गया चली गई, पहले जेंडर क्लियर करो, लोग डाउट करते हैं भाई। क्वेश्चन छोड़ के चला गया, अच्छा फिर ठीक है। चलो कौन सा डी डॉट ए इज इक्वल टू, हाँ तो वो तो पिछला वाला मेथड ही हो गया ना। नहीं डी डॉट ए दोबारा से अगर आपने लगा दिया ना तो आपका लैम्डा आएगा ही नहीं, फिर ज़ीरो आ जाएगा वो, और उसकी वजह मैं समझा दूंगा आपको बाद में। आप एक बार करके देखना, सब कट पिट के ज़ीरो आ जाएगा, फिर से लैम्डा ही गायब हो जाएगा आपका। इसे जल्दी कंप्लीट कीजिए, और भी क्वेश्चंस हैं, और आज ये एक्सरसाइज ख़त्म करनी है भाई।
लिख लिया सभी ने इसको? जल्दी कीजिए फिर इसको कंप्लीट। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन? अच्छा अब मेरी ना बात सुनना ध्यान से। अरे बस अब मैं ये ना इसलिए कर पाया क्योंकि यहाँ ना डी ए और डी बी परपेंडिकुलर थे, इसलिए डी वेक्टर ए और बी के क्रॉस के कैसा था, पैरेलल, इसलिए मैं ऐसा कर पाया। मान लो ये ऐसे ना देने के बजाय जैसे लिखा ना सी डॉट डी 15, ये बोल देते ए डॉट डी इज 10, बी डॉट डी इज 5 एंड सी डॉट डी इज 15, तब आप ये सब नहीं कर पाते, फिर आपको 3 इक्वेशन ही बनानी पड़ती और वहाँ से x निकालते, y निकालते और क्या निकालते, z। इसलिए आपको वो आना ही चाहिए। ये तो बस हमने कर लिया क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दे रखा था। आप बात समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए ये मत सोचना कि यही सॉल्यूशन तो मैं यही कर लेता हूँ, वो छोड़ देते हैं और उसमें क्या ही करना है वो पता ही है सबको, मल्टीप्लाई करके बस 3 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना है, x y z आ जाएगा। क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से टेप के लिख देना आंसर। एनसीईआरटी भी तो ऐसे ही करती है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड से वी गेट x दिस, y दिस एंड z दिस। कह रहा लो तुम भी दिस। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। अब इस 13वें क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, इसमें भी ना बड़ा सिंपल सा ही सवाल दे रखा है ये वाला। बस भाई मत करो मजे मत लो, मैंने मजे ले लिए, सारे ले लूँगा मजे, ठीक है, और ख़त्म कर दूंगा ले लेके सारे। आप ध्यान दो इधर की तरफ, ठीक है। चलो इधर देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दिस, आपके पास एक वेक्टर है, इसकी स्केलर प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर के साथ along the sum of this vector and this vector is equal to 1, find the value of lambda। चलो पहले इसको सिंपल तरीके से समझते। इनका कहना है कि स्केलर प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर की किसके साथ, एक यूनिट वेक्टर के साथ। कौन सा यूनिट वेक्टर, जो इन दोनों वेक्टर की सम के डायरेक्शन में निकाला गया, मतलब इनको जोड़ा, उसका सम करने पर जो वेक्टर आया उसका यूनिट वेक्टर निकाला, उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी है, 1। तो आपको बताना है क्या, लैम्डा क्या होगा। अब एक काम करते, पहले इन सबको ना नाम देते हैं, सब बेनाम है वरना मैं बताता रहूँगा ये। अब मैं इसको ए बोलने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट वेक्टर इज ए, तो आप इसे लिख दीजिए आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। दूसरा वाला जो वेक्टर है इसका नाम रख देते हैं बी, तो मैंने इसको लिख दिया दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और जो तीसरा वेक्टर है दैट इज सी, इसे मैंने लिख दिया दिस इज लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। और आप लोगों से बोला गया है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर इसका इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी है, 1। तो चलो एक काम करते हैं, इन दोनों का पहले सम निकालते। अच्छा इनके सम को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं और डी जो होगा वो बराबर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, तो डी वेक्टर की जगह डी वेक्टर। अब बी प्लस सी को मैं ना लिख के यहां पर ऐड कर रहा हूं, तो बी वेक्टर इज दिस इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और प्लस, फिर उसके बाद सी वेक्टर लिखते हैं, सी वेक्टर इज लैम्डा आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप एज इट इज। अब आप इस डी वेक्टर को डी वेक्टर रहने दीजिए, 2i और ये वाला लैम्डा आई, आप इसमें से i कॉमन लेंगे, दिस इज 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4j और 2j, ये कितना हो गया, दिस इज 6j माइनस 5 प्लस 3, दिस इज माइनस 2k। तो ये आपके पास ना डी वेक्टर आ गया। अच्छा अब ध्यान देना भाई, यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। देखना सवाल में जो लिखा है वही करने जा रहा हूँ और अच्छे से क्लियर होगा, तीसरी बार सवाल पढ़ रहा हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसे क्या माना है ए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस, ये डॉट किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, along the sum of this and this, इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के साथ। तो इसको b माना, इसको c माना, तो b और c का सम कौन है, d, इसका मतलब d के यूनिट वेक्टर के साथ, तो यहाँ लिख दिया d और ये क्या है उसका यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू 1, और वही किसके बराबर है, 1 के बराबर दे रखा है। तो मैंने एक काम किया, इसको लिख दिया a डॉट डी कैप इज इक्वल टू में कितना आ गया, 1। अब आपको बताना लैम्डा क्या है, अब पूरा काम खत्म, अब सिर्फ सॉल्व करो और रिजल्ट आपके सामने। आप एक काम कीजिए, a को a रहने दीजिए, यूनिट वेक्टर d को आप ऐसे लिख सकते हैं, d वेक्टर बटे में d का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं, a वेक्टर डॉट d वेक्टर इज इक्वल टू में d वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड।
और ये आ जाने के बाद अब आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा आराम से। अब देखिए जरा मैं कैसे कर रहा हूं। ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर रखते हैं। व्हाट इज योर ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट। फिर आता है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर ये रहा, आप इसे लिखेंगे 2 प्लस में लैम्डा एंड दिस इज आई कैप, फिर प्लस में यहां पर आ जाएगा दिस इज 6 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू में डी का मैग्नीट्यूड, तो मुझे इसका ही मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए रूट लगाइए, सबका स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे 2 प्लस में लैम्डा का स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा 6 का स्क्वायर और फिर प्लस में आएगा -2 का स्क्वायर। अब i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा, j वाले को j से किया तो प्लस का 6, k वाले को k से किया तो ये रहा -2 इक्वल टू में आपके पास जो टर्म बचेगी दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 एज इट इज। अच्छा, ये +2 और -2 कैंसिल, ये बचा लैम्डा प्लस 6, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइडों पर, तो लैम्डा प्लस 6 इसका स्क्वायर इक्वल टू में आपके पास यहाँ बचेगा 2 प्लस में लैम्डा इसका भी स्क्वायर और प्लस में ये आ जाएगा आपके लिए 40, और उसके बाद आप इसका फॉर्मूला खोलिए, दिस इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इक्वल टू में इसका भी फॉर्मूला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में 40 की जगह प्लस 40 एज इट इज। अब आप इसे देखेंगे तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास ये 4 लैम्डा बचा, इसे इधर ले आइए, तो ये रहा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा और ये आपके पास है 4 प्लस में 40 और ये 36 उधर जाएगा तो माइनस में आ गया 36, तो आप इसे लिख सकते हैं 8 लैम्डा इज इक्वल टू में 40 में से 36 गए 4, 4 प्लस 4 इज 8, 8 से 8 कैंसिल और आपका लैम्डा कितना आ गया 1, तो दिस इज द फाइनल आंसर। और ये था हमारा सवाल। और कौन सा क्वेश्चन था ये, 13वां सवाल है। ठीक है, हाँ भाई लिख लिया सभी ने इसको, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं, ये भी एक सवाल है और थोड़ा सा ये भी ऐसा ही थोड़ा बड़ा सवाल है, करें स्टार्ट, ठीक है, सुनना ध्यान से सब लोग। ओके, यहाँ थोड़ी सी हो गई है मिस प्रिंटिंग, इस सवाल में ना यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सो दैट वेक्टर सी डॉट डी 15 इज इक्वली इंक्लाइन टू दिस, ये ना इसी का ही ये उठा दिया, हाँ इसके आगे ये नहीं है भाई, ठीक है जो है वो तो काट ही लेता हूँ कम से कम, चलो या फिर नई वाली किताब डाउनलोड कर लो 1 मिनट के लिए, नहीं तो थी यार ये है, हाँ तो फिर ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैंने बेकार में बंद कर दी है, तो फिर हम इसी को ही ओपन कर लेते हैं और जो सही सवाल है वो मैं आपके सामने खुद ही बता देता हूँ क्या है।
देखो भाई ध्यान देना जरा, ये सवाल भी ना पेपर में कई बार आ चुका है, पहले कई सारे एग्जाम्स में देखा मैंने इसको। हाँ अब ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पर ध्यान देना ज़रा सब लोग, ये एक्चुअल में क्वेश्चन था क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला सवाल ना यहाँ पे मिसप्रिंट है, और वो भी नई वाली बुक में ऐसी गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, पुरानी बुक में सही है, इसके आगे वाली लाइन अलग है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में सवाल है क्या, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ से ना सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और प्लीज़ ध्यान देना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, के इक्वल, मान लेते हैं किसी के भी इक्वल है। शो दैट, आपको ये शो करना है कि जो आपका वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सही लिखा है क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन? हाँ सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, सिर्फ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हमें ये साबित करना है कि तीनों के साथ बराबर एंगल बनाता है। अब सुनो भाई, तीनों के साथ बराबर एंगल बनाता है, अगर ये साबित करना है तो एक ही तरीका, तीनों के साथ एंगल निकाल लो। अगर तीनों के एंगल बराबर है तो बोल देना हाँ इक्वली इंक्लाइंड है, नहीं है तो बोलेंगे इक्वली इंक्लाइंड नहीं है। अब देखते हैं जरा आखिर ये काम होगा कैसे, इस चीज को जरा समझिएगा और अच्छे से देखना भाई। यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां तक तो आपका क्वेश्चन ही है और ये है सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। अच्छा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इट मींस इन तीनों की ही डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी कि इन्होंने हमें ये दे रखा है कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट सी और बराबर है सी डॉट ए, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब बोर्ड पर ध्यान देना भाई, सुनो, आवाज नहीं प्लीज, अच्छे से देखना जरा इस क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके पास ये रहा एक वेक्टर और यहां पर मैंने बना दिया ये रहा एक दूसरा वेक्टर, और कह रहे तीनों ही वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसे बना देता हूं, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर हो गया, एक ए एक बी, और जो तीसरा वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर मैंने मान लिया ये रहा मेरे पास, दिस इज द सी वेक्टर। अब ना इस वाले वेक्टर को मैंने नाम दे रखा है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर है बी और ये वाला वेक्टर है सी। मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि सवाल में लिखा है तीनों एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर। अब कह रहे कि एक और वेक्टर है, मान लीजिए ये रहा वो वेक्टर, इस वेक्टर का कलर मैं कुछ और कर देता हूँ, इसको लाल रंग से दिखाते, दिखेगा लाल रंग से अच्छे से, कोई और कलर नहीं है, हाँ ये ठीक है, इससे भी दिख रहा है। इस वेक्टर का नाम है क्या, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मान लेते हैं ए के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा, बी के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा और सी के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा। हमें ये साबित करना है कि अल्फा बीटा गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल है। चलो एक एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं। अब सुनते रहना, ध्यान देना सब लोग, सुनो। सबसे पहले नाउ अब मैं एक काम करता हूं, मुझे ना एंगल निकालना है ए प्लस बी प्लस सी इस वेक्टर में और ए वेक्टर में, और वो एंगल कौन है, अल्फा। अच्छा, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आता है ना, किससे निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट से, तो निकालते हैं जरा। तो आप यहां पर लिखोगे सर एक वेक्टर तो हो गया ए, और दूसरा वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा कॉस, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा। होता है ना ए डॉट बी बराबर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। अब ना ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है ना ए डॉट ए हो जाएगा ये वाला, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज ए डॉट बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखेंगे ए डॉट सी, और यहाँ पर जो है वो वैसा ही रहेगा ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर एज इट इज आप इसे लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। अच्छा, ए डॉट बी ए डॉट सी ये सब कितने हैं, जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, छोड़ दीजिए। आप ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और प्लस में सी, और इंटू में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा। एक ए से एक ए कैंसिल, और ये ए प्लस बी प्लस सी कहाँ जाएगा, नीचे, और जब ये पूरा ही इसके नीचे आ जाएगा तो आप अब इसे लिख पाएंगे कॉस ऑफ अल्फा। ध्यान देना जरा,
यहां पर आपके पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और नीचे की तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ना, ए का मैग्नीट्यूड कितना माना है, के, तो मैंने इसको लिख दिया के, अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और प्लस सी एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। आप इसे चाहो तो बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, मैंने पहला काम खत्म कर लिया, क्या मिल गया, अल्फा। सही एकदम। सेम कहानी हम फिर से रिपीट करने वाले, अब की बार अल्फा के बाद क्या निकालने वाले, बीटा, और इसी तरीके से निकलेगा बीटा भी। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग भाई इस तरफ। मैं अब एक काम करता हूं, ये वाले डायग्राम को थोड़ा सा साइड में खिसका देता हूं, चांसेस कम ही लग रहे हैं। हाँ खिसक गया, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये वाली चीज एज इट इज रहने देते हैं। अब यहां से इसके अंदर ना ये साइड चला गया, अब यहां पर आता है दूसरा वाला पार्ट, और देखना जरा सेकंड पार्ट में क्या लिखा है इन्होंने। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज बी से एंगल निकालना है, तो आप यहां लिखेंगे बी वेक्टर, फिर डॉट में आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू में बी मैग्नीट्यूड, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू में कॉस, अब की बार अल्फा के बजाय कौन आएगा, बीटा, ए आ जाएगा बीटा। और अगर ये बीटा आ गया तो अब बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, अब डायरेक्टली लिख दो बी डॉट ए 0, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो भी 0, इक्वल टू में आपके पास क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और सॉरी बी और फिर सी, और इंटू में क्या आ गया, कॉस ऑफ बीटा। अच्छा बी के एक मैग्नीट्यूड से एक बी क्या हो गया, कैंसिल। आप यहां से कॉस बीटा निकाल सकते हैं, व्हाट इज योर कॉस बीटा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड, अपॉन में यहां पर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी, सॉरी दिस इज सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, कॉस को उधर ले जाइए तो आपके सामने बीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ b का मैग्नीट्यूड, वो कितना है, k, तो आप उसको लिख दो k, अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट क्लोज, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। सही है। अच्छा अब ना जरूरी नहीं कि आप तीसरा भी पूरा ही करो, आप सिमिलरली लिख करके इसी तरह से लिखोगे गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अच्छा अल्फा में आया a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बीटा में आया b अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, तो गामा में क्या आएगा c, और c का मैग्नीट्यूड भी कितना है k, तो आप इसे भी लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दो आपने रिजल्ट निकाल दिए, सिमिलरली लिख करके आप तीसरा भी लिख दीजिए, और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब ये वेक्टर तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है भाई, ठीक है, लिख लीजिए इसको। पीछे से जाके ले लो, आ जाएगी ठीक से। ठीक है,
इसके बाद वाले सवाल बड़े छोटे छोटे हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, आप इसे लिख लीजिए। इसका एक पार्ट और था जो एग्ज़ाम में आया था भाई, ठीक है। अब देखो थोड़े से सवाल बाकी हैं, इस वजह से आज हम इसको फिनिश कर ही लेते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है। आप इसे पूरा लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पर आते हैं। लिख लिया आपने इसको? इसे ना ग्रुप में भी डाल देना भाई, अगर फोटो क्लिक किया तो इसकी, इसे ग्रुप में भी डाल देना। चले अब आगे। कर लिया यहाँ तक सबने कंप्लीट ना? चलो भाई अब आगे की तरफ देखना। वैसे इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भी रहेगा, ये डलवा दूंगा इसको, लेकिन ना अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इसी के एक और पार्ट को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, पूरी बात ध्यान से सुनना। ये सवाल एग्जाम में ऐसे भी आया था कि प्रूफ करो तीनों इक्वल हैं एंगल्स और बताओ वो एंगल है कितना। अब मैं आपको ये एंगल निकालना सिखा रहा हूँ, आप ये अल्फा बीटा गामा निकालोगे कैसे। अच्छा वैसे सच में देखा जाए तो आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो, मान लो चलो मैं बीटा निकाल रहा हूँ, तो मुझे ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैं ये काम ना अगले पेज पर कर रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें तो पता है मैग्नीट्यूड बिना स्क्वायर के नहीं निकल सकता, तो मैंने स्क्वायर डाल करके इसको 2 बार लिख दिया, दिस इज a वेक्टर, फिर प्लस में आ जाएगा b वेक्टर, फिर प्लस में c वेक्टर, फिर डॉट में दोबारा से a वेक्टर, फिर प्लस b वेक्टर और फिर प्लस में c वेक्टर। हालांकि सबको याद होगा मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस में c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस में आ जाता था 2 ब्रैकेट में a डॉट b, और प्लस में आ जाता था 2 एंड दिस इज b डॉट c, और प्लस में आता था 2 एंड दिस इज c डॉट a। याद है ऐसा एक सवाल कराया था मैंने, और मैंने कहा था ये बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले जैसा होता है। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप इसके अगले स्टेप में ये पाएंगे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो होगा a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड कितना था k, तो k स्क्वायर, फिर b का मैग्नीट्यूड भी k और c का मैग्नीट्यूड भी k, और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो सारे के सारी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, 0। तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं दिस इज 3k स्क्वायर, और जब आप इसे लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर एज इट इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 3 और साथ में k, प्लस माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस आएगा क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। नाउ अब फाइनली अब मैं एंगल निकालने जा रहा हूँ, और अभी अभी हमने पढ़ा अल्फा बराबर है बीटा बराबर है किसके, गामा, और यही गामा अल्फा बीटा सब बराबर थे कॉस इनवर्स ऑफ के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और प्लस में सी एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। तो आप इस कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रहने दीजिए, के की जगह पर के रहने दीजिए, आपको इसका मैग्नीट्यूड पता दैट इज √3k, के से के कैंसिल, तो आपका जो रिजल्ट आएगा दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये मैंने तीनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिए। समझ गए सब लोग ने? इसे लिखिए आप। ये बुक का पार्ट नहीं है भाई, ये अलग से कराया है, एग्जाम में आता है इसलिए मैंने करवाया, आ चुका है पहले।
लिख लिया सभी ने इसको? अब जो सवाल हैं भाई वो ना छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप इसे जल्दी कंप्लीट कर लो, फिर हम उनको भी निपटाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर आज आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी। चले अब अगले सवाल पर। लिख लिया सबने इसको? ठीक है, अब आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान से। अब ये सवाल ना, ये रहे आपके छोटे छोटे टोटल कुछ सवाल। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से। अच्छा, जैसे बोला है बिल्कुल वैसा ही करना है, सारे क्वेश्चंस बहुत ऐसे से ही है, आसान आसान से। अब देखिए इन्होंने लिखा है प्रूव दैट, ये प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब जब a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अब एक बात सुनिए ध्यान से, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ये साबित करना ये इसके बराबर होगा अगर a और b कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो मैंने एक काम किया कि अगर ये साबित करना है कि बराबर है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, फिर यहाँ डॉट और दोबारा से लिख दिया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं a डॉट a एज इट इज, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखेंगे दिस इज a डॉट b एज इट इज, और फिर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b डॉट a, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखेंगे b डॉट b एज इट इज। अब आप जानते हैं a डॉट a को आप लिख सकते हैं a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट b, a डॉट b उसको आप लिख दीजिए दिस इज 2a डॉट b, दोनों को जोड़ दीजिए, और b डॉट b का मतलब हो गया b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन सवाल में लिखा है a और b परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ, अगर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब a वेक्टर और डॉट b वेक्टर इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 0, और दिस इंप्लाइज दैट कि a की जगह पर रहेगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 की जगह 2a डॉट b इज 0, और b की जगह b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b और उसका स्क्वायर। मैंने शुरुआत की थी LHS से एंड दिस इज द RHS, और मैंने साबित कर दिया कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन कब, जब a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लिख लिया? ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, ये ना 4 सवाल है, मैं इन्हें करवा रहा हूँ, आप इसे आराम से नोट कर लेना, मैं ग्रुप में एक क्लास डाल दूंगा, ठीक है? तसल्ली से देख लो एक बार। ये बात समझ में आ गई सभी को? मैं अभी इसको क्लास को डाल दूंगा, या फिर घर पे भी जाके आप खुद भी कर सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल यहाँ पर देख लेना, या फिर फोटो क्लिक करनी है तो करके ग्रुप में डाल देना भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वां सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल में हमें ना चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, इनमें से क्या होगा, जितना बोला है उसके हिसाब से कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b ग्रेटर देन 0 ओनली व्हेन। आपसे बोला गया कि थीटा a और b के बीच का एंगल है, बताइए एंगल कितना होना चाहिए ताकि इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 से बड़ी और बराबर हो। तो हम तो जानते हैं a डॉट b को लिखने का तरीका है a मैग्नीट्यूड इंटू में b मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस ऑफ थीटा, दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, हम ये जानते हैं a भी पॉजिटिव है, b का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, आप चाहते हैं तीनों पॉजिटिव हो, तो ये दोनों तो है ही पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव होना जरूरी है, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा या फिर बराबर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा खींच लो भाई, नहीं कर लो, वो बेटर रहेगा, फिर दोबारा से पेजेस को पलटना पड़ेगा। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है कोई नहीं, एकदम एंड में ही लेना, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुनिए,
16 के बाद अब आ जाते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देखिएगा जरा। इस सवाल में क्या लिखा है, लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स। हमसे कहा गया है ए और बी जो है वो 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक यूनिट वेक्टर है ए और दूसरा वाला है बी। अब दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल थीटा। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ, कह रहे तब ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर होगा अगर थीटा की वैल्यू क्या हो तो। 4 ऑप्शन है। एक बात सुनिए, अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह रहे ये भी यूनिट वेक्टर हो तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1। और मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन बिना स्क्वायर के नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्क्वायरिंग कर दिया और इसको 2 पार्ट्स में लिख दिया, ए प्लस बी वेक्टर डॉट में फिर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इक्वल टू में 1 की जगह पर 1 एज इट इज। अगले स्टेप में आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए ऐसे ही रहेगा। ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आप इसे लिखेंगे ए डॉट बी। बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखेंगे बी डॉट ए और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे लिखेंगे बी डॉट बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, ए डॉट ए क्या हो गया, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसे आप लिखेंगे 2a डॉट बी और b डॉट बी को लिखेंगे b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अच्छा, a को a का मैग्नीट्यूड एज इट इज रहने देते हैं, a डॉट बी को आप लिख सकते हैं a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड और इंटू में कॉस ऑफ थीटा और प्लस में आ जाएगा b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसके अगले स्टेप के अंदर आप देखिए a यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 2ab कॉस थीटा 2, a कितना 1, b भी 1 और साथ में कॉस थीटा और यहाँ पर b उसको भी 1 और इक्वल टू में 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा और ये वाला 1 उधर चला जाएगा तो -1 और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और -1/2 तब होता है जब थीटा 120 डिग्री हो और 120 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 2π/3 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया भाई 17। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट एक और सवाल पर। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत बेसिक सा सवाल है, 1 नंबर का सवाल ये दिखता है कई बारी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये दिखेगा। ये भी यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए जरा इन्होंने किस चीज की वैल्यू पूछी है, द वैल्यू ऑफ दिस। आपके सामने लिखा क्या है, आई वेक्टर डॉट जे क्रॉस के कैप, फिर प्लस में जे कैप डॉट आई क्रॉस के कैप, फिर यहां पर प्लस दिस इज के आई क्रॉस जे। अच्छा देखिए, आपको ना मैंने बताया था इसके लिए एक तरीका कि आप एक सर्कल बना लो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे ठीक लगे वो डायरेक्शन ले लो। चलो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली कुछ इस तरीके से, ऐसे करके डायरेक्शन ले ली। तो मैंने कहा था आप लिख दो आई कैप, यहां पर लिख दो जे कैप और यहां पर क्या लिख दो, दिस इज के कैप। याद है सभी को? तो आप यहां आई को तो आई रहने दो एज इट इज, जे क्रॉस के ये रहा जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो आप इसके साथ डॉट में क्या लिखेंगे, दिस इज आई कैप। फिर प्लस में जे एज इट इज डॉट आई क्रॉस के, तो ये रहा आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे, लेकिन क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में इसलिए माइनस का जे। फिर बीच में आ गया प्लस, इसे क्या लिखेंगे के कैप डॉट आई क्रॉस जे, तो ये रहा आई क्रॉस जे दिस इज के, तो आप उसको वापस क्या लिखेंगे, दिस इज के। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 लेकिन माइनस का और ये भी 1, 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आखिरी सवाल है। अब ये सवाल भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इस बार डॉट और क्रॉस दोनों को एक साथ दे दिया गया है। सवाल में क्या लिखा है देखिए जरा, सॉल्यूशन यहां पर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड, थीटा इज इक्वल टू, इनका कहना है दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल। तो आप ये बताइए कि थीटा कितना होना चाहिए। अच्छा, ए डॉट बी को आप लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड, इनटू में बी मैग्नीट्यूड और इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड है भाई। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में साइन थीटा, यही इसका मैग्नीट्यूड है। एन लगा देंगे तो वो क्या हो जाती है, डायरेक्शन, इसे हटा दीजिए यहां तक। अब आप देखोगे ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। इस साइन को नीचे ले आइए तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा
अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू 1 और कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा π/4। इट मीन्स कि आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां तक का काम खत्म। तो भैया आपका चैप्टर हुआ समाप्त। अगली क्लास में नया चैप्टर करेंगे, दैट इज 3D।